और यूरोप महादेश की भी चर्चा लगे हाथ कर ही लेते हैं, क्योंकि हमारे 15 मिनट के आसपास समय है और इसमें यूरोप महादेश लगभग चर्चा हो जाएगा। मैंने अभी आपको चर्चा किया कि 50 कंट्री यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, यूरोप के अंतर्गत है, जिसमें 46 को यूरोप के अंतर्गत मान्यता दे चुका है। यूरोप एक ऐसा महादेश है जो क्षेत्रफल के दृष्टि से छठा स्थान आता है, यानी अगर छोटे महादेशों के रूप में देखें तो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महादेश है और उसके बाद छोटा महादेश आपका यूरोप होता है। लेकिन विकास की दृष्टि से अगर देखें तो यूरोप के सभी देश विकसित है, एक भी यूरोप का देश पिछड़ा हुआ नहीं है। यूरोप महादेश के पूरब में यूराल पर्वत है और यूराल नदी है। यूरोप महादेश के पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक महासागर है। यूरोप महादेश के दक्षिण में भूमध्य सागर है और इस तरीके से यूरोप महादेश के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। यूरोप महादेश एशिया के साथ जुड़ने के कारण इसे यूरेशिया भी कहा जाता है। एशिया के साथ सटे होने के कारण इस क्षेत्र को यूरेशिया भी कहा जाता है। ध्यान देंगे कि प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी इसे कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रायद्वीप यूरोप में देखने को मिलता है और यही कारण है प्रायद्वीप उसे कहते हैं जिसका क्षेत्र 3 दिशाओं से जल से घिरा हो। तो बहुत से यूरोप के देश है जिनके 3 दिशाओं से जल से घिरा है और यही कारण है कि जल ही उनका जीवन था। अतः जल में जाना, उठना, बैठना वगैरह, अर्थव्यवस्था पूरी तरह जल पर निर्भर थी और विश्व में समुद्री खोज का कार्य सबसे ज्यादा यूरोप के लोगों ने ही किया। और देखे होंगे आप, उस खोज से, उस रिस्क लेने से विश्व में सबसे ज्यादा यूरोप के लोग ही अपनी कॉलोनियां स्थापित किए। आज कनाडा में भी यूरोप के लोग ही सर्वाधिक है। ऑस्ट्रेलिया में 90% से अधिक जो है यूरोप के लोग हैं। अमेरिका में जो है यूरोप के लोग बसे हैं। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जहां यूरोप के लोगों की सत्ता लगभग स्थापित नहीं हुई। इतने मजबूत जो है अपना विकास किए थे, साइंटिफिक रूप से भी अधिक डेवलपमेंट करने वाले यूरोप के लोग हैं। सर्वाधिक विश्व में अनुसंधान किसी भी क्षेत्र के यूरोप के लोग ही ज्यादा करते हैं। ध्यान रखेंगे, आल्प्स पर्वत हो, यूराल पर्वत हो या ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत हो, ये सभी आपके यूरोप में ही स्थित है। यूरोप में जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस। वह 5642 मीटर ऊंचा है, 5642 मीटर ऊंचा है और रूस में अवस्थित है। इस महाद्वीप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डैन्यूब नदी है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं लंबी नदी कह सकते हैं डैन्यूब नदी है, जिसकी लंबाई गंगा से ज्यादा है। 2842 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये कई शहरों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है। लेकिन यदि यही सवाल बदल दे और कहे कि सबसे ज्यादा नावागमन, जहाज का परिचालन किस नदी में होता है या सबसे व्यस्त नदी विश्व की कौन सी है, तो यूरोप की भी व्यस्त नदी वही है और विश्व की भी व्यस्त नदी वही है, जिसका नाम है राइन। राइन नदी जो है जर्मनी में है और सबसे ज्यादा अल्सास एवं लॉरेंस से कोयला एवं लौह अयस्क को लेकर जाने का कार्य करती है। इस महादेश का यानी यूरोप महादेश का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो ब्रिटेन की राजधानी भी है। लंदन टेम्स नदी के किनारे है और ध्यान रखिएगा, लंदन के मजबूत होने के पीछे भारत महत्वपूर्ण योगदान करता रहा है, क्योंकि भारत जब गुलाम था तो गंगा के आसपास के क्षेत्रों से स्पंज में यहाँ की अर्थव्यवस्था को लेके चले जाते थे और टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देते थे अंग्रेज। यानी सारा पैसा यहाँ से लेकर चले गए। यानी यूरोप के आधुनिकीकरण का और यूँ कहें औद्योगिकीकरण के लिए भारतीय धन और भारतीय बाजार ने सर्वाधिक सहयोग किया था। ध्यान रखेंगे, वहां पर फ्रांस देश जो है ये भी काफी विकसित है और पूरे विश्व में सबसे सुंदरतम नगर पेरिस है, जो फ्रांस की राजधानी है। उसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। पेरिस को फैशन की नगरी भी कहा जाता है और ऐसा सुनने में आया है कि जवाहरलाल नेहरू के, सुनने में आया, मैंने किताबों में तो नहीं पढ़ा, बढ़िया अन्य छोटे छोटे किताबों में पढ़े, प्रमाण नहीं है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के वस्त्र धोने के लिए पेरिस जाया करता था। आप समझ सकते हैं किस तरीके के हमारे नेतागण थे। खैर वो अच्छे थे।
तो सीन नदी के किनारे आपका पेरिस बसा हुआ है और प्राकृतिक सौम्यता एवं सुंदरता के लिए विश्वविख्यात है। इस महादेश में ब्रिटेन है। दक्षिणी आयरलैंड एक ऐसा देश है जो इंग्लिश चैनल द्वारा दोनों अलग होता है। ब्रिटेन और दक्षिणी आयरलैंड इंग्लिश चैनल द्वारा अलग किया जाता है। ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड यदि दोनों को मिला दे, ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड दोनों को मिला दे तो इसे हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम में कुल 4 राज्य शामिल है। यूनाइटेड किंगडम में 4 राज्य शामिल है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड उत्तरी आयरलैंड, ये 4 जो है आपके शामिल है। इस महाद्वीप में फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि यूराल पर्वत उत्तर से दक्षिण एक लंबी श्रृंखला बनाता है। यूराल पर्वत उत्तर से दक्षिण एक लंबी श्रृंखला बनाता है जिससे यूराल नदी बहती है एक दूसरे के पैरेलल। उसी के पूर्व वाला हिस्सा एशिया हो जाता है और पश्चिम वाला हिस्सा यूरोप हो जाता है। ध्यान रखेंगे कि यूराल एवं काकेकस जो पर्वत है वो इसे एशिया महादेश से अलग करता है। हालांकि काकेकस पहाड़ की संज्ञा नहीं प्राप्त कर सकता क्योंकि 800 यानी 900 मीटर से कम है। 885 मीटर के आसपास उसकी ऊंचाई है, लेकिन अपवाद स्वरूप वही है जिसको पहाड़ की संज्ञा भी हम देते हैं। जबकि बिहार में, अभी झारखंड में है, पारसनाथ की चोटी 1322 मीटर है, फिर भी उसको हम पहाड़ी कहते हैं। जबकि नियम है कि 900 मीटर से ऊंचा अगर पर्वत शिखर हो तो पहाड़ कहेंगे और 900 मीटर से यदि नीचा हो तो उसको हम पहाड़ी कहेंगे। तो वैसी स्थिति में काकेकस 900 मीटर से नीचा है, फिर भी अपवाद स्वरूप उसको पहाड़ कहा जाता है। और वही 900 मीटर से अधिक ऊंचा है, 1322 मीटर पारसनाथ की चोटी है, इसके बावजूद भी उसको पहाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। अभी और बड़ा था, लेकिन अल्सास आपका कनाडा के पश्चिम में एक क्षेत्र है, याद आएगा तो हम बता देंगे जस्ट आपको। वह क्षेत्र जो है अमेरिका को बेच दिया और वो इतना बृहद एरिया है, इतना खनिज संसाधन है, मात्र 35 करोड़ डॉलर में बेचा था अमेरिका को। अलास्का क्षेत्र देखिए, याद आ गया। तो अलास्का क्षेत्र 35 करोड़ डॉलर में बेचा था और आज अमेरिका रोज 35 करोड़ डॉलर के खनिज संसाधन अलास्का क्षेत्र से उत्खनित करता है। यानी रूस ने बेचकर बहुत लाभ नहीं उठाया था, ये ध्यान रखेंगे। रूस जो है स्वर्ण उद्योग के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। पहला स्थान दक्षिण अफ्रीका का है और दूसरा स्थान रूस का है। इस महाद्वीप में इटली एक ऐसा देश है जिसकी तुलना भारत से की जाती है, क्योंकि इटली के बहुत से लोग कृषि में रोजगार प्राप्त करते हैं और भारत के बहुत लोग कृषि में रोजगार प्राप्त करते हैं। इसलिए यूरोप का भारत इटली को ही कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, इटली में एक नदी है जिसका नाम है पो नदी जो है उसको यूरोप की गंगा या इटली की गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक अंगूर का उत्पादन एवं जैतून के उत्पादन करने वाला देश इटली है। अंगूर के उत्पादन भी विश्व में नंबर 1 स्थान पर और जैतून के उत्पादन भी नंबर 1 स्थान पर करता है इटली, जो यूरोप में ही स्थित है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और शायद आपको पता होगा कि वहाँ पर हीरे की तराशी बहुत तरीके से किया जाता है। हालांकि भारत में भी हीरे को तराशा जाता है, लेकिन सबसे विश्व में अच्छे ढंग से नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में हीरों को और बहुमूल्य धातुओं को जो है अनेक आभूषण बनाए जाते हैं, ज्वेलरी बनाया जाता है और पूरे विश्व में उसकी सप्लाई की जाती है। बेल्जियम इस महादेश का अधिक घनी आबादी वाला देश है। बेल्जियम यूरोप महादेश के घनी आबादी वाला देश है और वहाँ पर अनेक बंदरगाह भी बने हुए हैं जो विश्व के बाजारों में अपने उत्पादित माल को भेजते हैं।
एक चीज और, विश्व के जितने भी महादेश है उसमें सर्वाधिक साक्षर महादेश यूरोप है। विश्व के सर्वाधिक साक्षर महादेश यूरोप है और विश्व की सर्वाधिक सघन आबादी वाला महादेश, विश्व के सर्वाधिक सघन आबादी डेंस पॉपुलेशन में यूरोप ही है। लग्जमबर्ग जो है एक स्वतंत्र देश है और अति विकसित है। लग्जमबर्ग जो है यूरोप का अति विकसित देश है। लेकिन शायद आपको पता होगा कि नॉर्वे के बारे में जानते होंगे कि मानव विकास सूचकांक पर नॉर्वे विश्व का सर्वाधिक विकसित देश माना गया। वहाँ प्रति व्यक्ति आय से लेकर और फैसिलिटी तक, ऊर्जा उपभोग तक, मेडिकल सुविधा तक, हर प्रकार का विकास नॉर्वे में नंबर 1 कंडीशन में है। स्विट्जरलैंड जो है आपका, यह मध्यवर्ती क्षेत्र में उस महाद्वीप में स्थित है यूरोप में। यहाँ अल्पाइन पर्वतमाला जो है लंबी एक श्रृंखला की स्थापित करती है, जहाँ झील जो है, कुटीर उद्योग जो है, बढ़िया किस्म के उत्पाद जो है पर्यटकों को बड़े पैमाने पर आकर्षित करता है। यूरोप में हंगरी है, रोमानिया है, यूक्रेन है, जहाँ पर प्रेरी शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र देखने को मिलता है। इस महाद्वीप में लौह उत्पादक देश के अंतर्गत फ्रांस है और जर्मनी है, क्योंकि यूरोप में खनिज संसाधनों का पूरी तरह अभाव है। वे कच्चे खनिज संसाधनों का आयात करते हैं, फिर वहीं पर एक्सट्रैक्शन प्यूरिफिकेशन का कार्य करते हैं और अनेक उससे उद्योगों का संचालन करते हैं। परंतु वहाँ का अल्सास एवं लॉरेंस क्षेत्र ऐसा है जहाँ कोयला से लेकर और लौह खनिज तक बड़े पैमाने पर पाया जाता है। लेकिन अल्सास एवं लॉरेंस क्षेत्र पर कुछ फ्रांस का कब्जा है और कुछ जर्मनी का कब्जा है। ऐसी स्थिति में यूरोप के ये दो ही देश है, यानी फ्रांस और जर्मनी, जो लौह एवं कोयला जैसे खनिज संसाधनों का उत्खनन बड़े पैमाने पर करते हैं। फ्रांस, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और ऑस्ट्रिया में भी थोड़ी मात्रा में खनिज जो है आयात किया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम वो अपने घरेलू काम को अपने उत्पादन से चला देते हैं। यूरोप का सबसे लंबा रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है। यूरोप का सबसे लंबा रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है, जो पेरिस से लेकर तुर्की के कस्तुनतोनिया तक, पेरिस फ्रांस में है तो पेरिस से लेकर तुर्की के कस्तुनतोनिया तक अपना जो है रेल का परिचालन पूरा करता है। यूरोप महादेश में यूरोपियन यूनियन नामक संगठन बनाए गए हैं और यह यूरोपीय यूनियन एक यूरो नामक मुद्रा को जारी किए हैं, जो 1 जनवरी 1999 से परिचालन में आया। चूँकि 1 जनवरी को विश्व के सभी मार्केट बंद रहते हैं, ऐसे यानी बैंक बंद रहता है, लेकिन भारत के जो है बैंक 1 जनवरी को खुले रहते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले यूरो मुद्रा में लेन देन करने वाला यदि कोई देश है तो वो भारत है, चूँकि यहाँ के बैंक खुले हुए थे। ध्यान रखेंगे कि ब्रिटेन यूरो मुद्रा के साथ अपना मुद्रा नहीं चलाता। अब चाहे जो भी कारण हो, लेकिन ब्रिटेन की मुद्रा अभी भी पाउंड है और डॉलर से ज़्यादा मजबूत पाउंड हमेशा ही रहता है। कारण क्या है कि वहाँ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो रिसर्च है एंड डेवलपमेंट है वो हमेशा ही सिस्टमेटिक बना रहता है। ध्यान रखेंगे कि यूरोप जो है एक विकसित देशों का महादेश है, जो एजुकेटेड रूप से या साइंटिफिक रूप से या कल्चरल रूप से या सोशल रिलीजन रूप से हर तरीके से वह एक डेवलप्ड कंटिनेंट है। और यही कारण है कि वहाँ के लोग विश्व के अन्य देशों में भी गए और बड़े पैमाने पर कोलोनाइजेशन के थ्योरी को अमली जमा पहना सके, यानी वो अपने उपनिवेश को स्थापित कर सके। आज भी उनके कई देशों में उपनिवेश है जिनकी देख रेख का कार्य यूरोप के लोग ही करते हैं, परंतु यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के दबाव में धीरे धीरे उन देशों को स्वतंत्र किया जा रहा है। अभी देखे होंगे कि इंडोनेशिया के पड़ोस में ईस्ट तिमोर था, हालांकि एशियाई देश है, इसके बावजूद भी उसके स्वतंत्रता में काफ़ी विलंब हुआ। ईस्ट तिमोर को इंडोनेशिया इन किन प्रकार ने दंगा भड़काकर अपनी सेना भेजकर नियंत्रण करने का प्रयास किया, परंतु यूरोपीय कंट्री जो है उस पर अपनी मजबूत ताकत दिखाई और ऐसी स्थिति में ईस्ट तिमोर एक अलग कंट्री बन गया जिसकी राजधानी दिल्ली का है। दिल्ली, दिल्ली याद रखिएगा,
ठीक इसी ढंग से अभी तत्काल मुद्दा 1-2 दिन के अंदर गहराया है हांगकांग के बारे में। हांगकांग जो है आपके ब्रिटेन के नियंत्रण में एक देश है, चीन से सटा हुआ, लेकिन ब्रिटेन का कब्जा था वहां पर। वह 1999 में ब्रिटेन के कब्जा से मुक्त हुआ, चीन उसे अपने आप में मिला लिया, लेकिन ये शर्त था कि 60 लाख जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो पूरी की पूरी चीन के नागरिक होंगे। लेकिन चीन ने घोषणा किया है कि मात्र हम 25 लाख हांगकांग के लोगों को ही अपनी नागरिकता देंगे। अब 25 लाख लोगों को ही वो नागरिकता देगा। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन ने दावा किया है कि यदि आप नागरिकता नहीं देते हैं या वहाँ के लोगों के साथ मानवीय घटनाओं को आप नहीं ध्यान में रखते हैं, तो निश्चित ही ब्रिटेन वहाँ के लोगों को अपना जो है नागरिकता देगा और वैसी स्थिति में वहाँ की मानवता का ध्यान रखेगा। तो धन्यवाद, नमस्कार। आते हैं हम लोग अगले वीडियो की ओर, लेकिन लाइव क्लासेज